साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम झारखंड विशेष में झारखंड में हिंदी साहित्य के बारे में संक्षिप्त में जानकारी लेंगे। ध्यान रखिए, संक्षिप्त में मैं हिंदी साहित्य नहीं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं हिंदी के विकास, उसके कुछ कहानियों एवं कुछ कविताओं के लेखक, नाटक इत्यादि के बारे में संक्षेप में बताऊंगा, जो प्रारंभिक परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्नों से पूछे जाते हैं। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ की जो हिंदी साहित्य का विकास हुआ है, कब हुआ, किन्होंने किया और साथ ही किन किन लोगों ने उसमें योगदान दिया। तो सबसे पहले देखिए, झारखंड एक हिंदी भाषी राज्य है और यहाँ की बहुसंख्यक आबादी जो है हिंदी बोलती है। और हिंदी बोलने वालों में यहाँ सदानी लोग मुख्य रूप से हैं। सदानी या सदान उन्हें कहा जाता है जो झारखंड के मूल निवासी हैं। साथ ही वो आदिवासी नहीं, आदिवासी जो हैं यहाँ बहुत तरह के हैं और उन सब की भाषा अलग अलग है। जैसे संथाल लोग संथाली बोलते हैं, उरांव लोग कुरुख बोलते हैं, मुंडा लोग मुंडारी बोलते हैं। तो इस तरह से उनकी अपनी अपनी भाषा है, लेकिन हम हिंदी की बात कर रहे हैं। झारखंड में हिंदी साहित्य का जो उन्नत रूप में विकास हुआ वो 1900 के आसपास में हुआ। 1890-85 के बाद जब यहाँ पर ईसाई मशीनरीज पूरी तरह से आई और भारत में अंग्रेजी राज का शिकंजा अच्छी तरह से कस गया, तो ईसाई मिशनरियों ने बाइबिल का अनुवाद हिंदी में किया और लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने बाइबिल को लोगों तक पहुंचाने के लिए हिंदी भाषा में भी योगदान देना शुरू किया और उन्होंने इसके विकास के लिए प्रमुख कार्य किए। कालांतर में जब विकास होने लगी तो यहाँ के भी बहुत सारे लेखक आए, बहुत सारे कवि आए, बहुत सारे नाटककार आए और उन्हीं लेखकों, कवियों, नाटककारों को हम आज एक एक करके छोटे छोटे संक्षेप में देखेंगे। तो ध्यान देखिए कि झारखंड में जो साहित्यकार थे, जो लेखक थे, उन्होंने साहित्य के हर विधाओं में लिखा। जैसे कविता, कहानी, नाटक, इन सब में। उसके बाद बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं भी आई और साथ ही आज भी बहुत सारे युवा साहित्यकार हैं, युवा लेखक जो हैं वो हिंदी और अन्य भाषाओं में, हिंदी क्यों अन्य भाषाओं में बहुत योगदान दे रहे हैं। खासकर पिछली बार जो जेपीएससी पूछा था वो करेंट लेखकों, मतलब नए लेखकों के बारे में ज़्यादा पूछा था। फिर भी आपको पुराने लेखकों और हिंदी साहित्य से अच्छे खासे प्रश्न झारखंड के किसी भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम संक्षेप में एक एक करके देख लेते हैं। तो एक चीज देखिएगा, जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट पहला लिख दिया, बैजनाथ पोद्दार। बैजनाथ पोद्दार जो थे वो कवि, लेखक, कहानीकार थे और बैजनाथ पोद्दार उर्फ बैजू बाबू, इन्हें बैजू बाबू भी कहा जाता था। पूरा नाम था इनका बैजनाथ पोद्दार और ये झारखंड के प्रथम पीढ़ी के, याद रखिएगा, प्रथम पीढ़ी के लेखक थे। हमने लेखक शब्द लिखा, कवि नहीं, कहानीकार नहीं, नाटककार नहीं, चूंकि ये तीनों में मतलब हर विधा में ये पहली पीढ़ी के लेखक थे। याद रखेंगे कौन? बैजू बाबू। बैजू बाबू झारखंड के प्रथम पीढ़ी के लेखक थे। बाद में राधा कृष्ण, सत्यनारायण शर्मा, देवकी नंदन शर्मा इत्यादि लोग जो आए वो सेकेंड पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी के कहानीकार और लेखक थे। तो हमने लिख रखा है कि बैजनाथ पोद्दार उर्फ बैजू बाबू झारखंड के प्रथम दौर के कवि लेखक थे। किस दौर के थे? प्रथम दौर के थे। उसके बाद देखिए चिरंजी लाल शर्मा, देवकी नंदन शर्मा इत्यादि भी प्रथम दौर के ही कवि थे। ध्यान रखेंगे, चिरंजी लाल शर्मा, देवकी नंदन शर्मा इत्यादि जो थे वो भी प्रथम दौर के ही कवि और लेखक थे। एक चीज ध्यान रखेंगे कि परीक्षाओं में बहुधा यही पूछ लेता है कि इनमें से कौन प्रथम दौर के कवि थे, इनमें से कौन प्रथम दौर के लेखक थे। तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए राधा कृष्ण, सत्यनारायण शर्मा दूसरे दौर के लेखक और कवि थे। राधा कृष्ण, सत्यनारायण शर्मा जो थे वो दूसरे दौर के लेखक और कवि थे, लेखक भी और कवि भी। खास करके राधा कृष्ण जो थे वो झारखंड के सबसे प्रतिभाशाली और सबसे क्या कह सकते हैं प्रसिद्ध लेखक थे। राधा कृष्ण के बारे में प्रेमचंद जैसे साहित्यकार भी मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करते थे। वो प्रेमचंद का मानना था कि भारत के जितने भी कहानीकार हैं उसको यदि हम संक्षेप करें, शॉर्ट करें, तो पहला 5 जो होंगे उसमें राधा कृष्ण का नाम जरूर आएगा। ये था इनका। आगे इनका बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए सत्यनारायण शर्मा दूसरे दौर के कवि थे। तूफान,
मरुपथ एवं निर्वासदीप सत्यनारायण शर्मा के रचनाएं थी। किनकी रचनाएं थी? सत्यनारायण शर्मा की। तूफान, मरुपथ एवं निर्वासदीप, यही परीक्षाओं में पूछा, आप जब प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो देखेंगे। तूफान, मरुपथ एवं निर्वासदीप किसकी रचनाएं थी? सत्यनारायण शर्मा की। अगला इंपॉर्टेंट जो हमने लिख रखा, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, लेखक थे, कवि थे, लेकिन जो कविता लिखते थे राधा कृष्ण वो सोमदेव के नाम उपनाम से लिखते थे। झारखंड में राधा कृष्ण जो थे वो सोमदेव के उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। एक चीज ध्यान रखेंगे कि चिरंजीव लाल शर्मा जो थे वो हास्य व्यंग की कविताएं लिखते थे। क्या रखते थे? हास्य व्यंग प्रधान कविताएं लिखते थे। चिरंजीव लाल शर्मा जो थे वो क्या लिखते थे? हास्य व्यंग प्रधान कविताएं लिखते थे। इसके बाद देखिए राधा कृष्ण की प्रथम कहानी, राधा कृष्ण की जो कहानी थी उसका प्रथम कहानी का नाम था सिन्हा साहब। क्या नाम था उनका? सिन्हा साहब। राधा कृष्ण जो प्रथम कहानी लिखे थे उसका नाम था सिन्हा साहब, और वो कब छपी थी? 1929 में। किस में छपी थी? 1929 में। और किस में? गल्पमाला नामक एक पत्रिका थी, उसी में राधा कृष्ण की प्रथम कहानी सिन्हा साहब छपी थी। परीक्षाओं में पूछता है, याद रखें, प्रैक्टिस जब बनाएंगे तो मिलेगा आपको। इसके बाद देखिए रामलीला 1946 में, सजला नामक कहानी 1951 में, गल्पिका नामक कहानी 1956 में, गेंद और गोला नामक कहानी 1975 में। ये सब राधा कृष्ण की प्रमुख कहानियां थी। कौन कौन? रामलीला, सजला, गल्पिका, गेंद और गोला, ये किनकी कहानियां थी? राधा कृष्ण की। एक और कहानीकार थे यहाँ द्वारिका प्रसाद। द्वारिका प्रसाद की जो कहानियां थी वो झारखंड नामक पत्रिका में छपी थी। किसमें छपी थी? झारखंड नामक पत्रिका में द्वारिका प्रसाद की कहानियां छपी थी। ध्यान रखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछते हैं वो ये वही चीज़ हमने यहाँ लिख रखा और इसी को ध्यान रखना। चिरंजीव लाल शर्मा हास्य व्यंगकार थे। चिरंजीव लाल शर्मा, देवकी नंदन शर्मा और बैजू बाबू, ये सब प्रथम पीढ़ी के लेखक कवि थे। याद रखिए, प्रथम पीढ़ी के। और उसके बाद सत्यनारायण शर्मा, राधा कृष्ण जी इत्यादि जो थे वो दूसरी पीढ़ी के, याद रखेंगे, दूसरी पीढ़ी के लेखक और कवि थे। राधा कृष्ण जो कविता लिखते थे सोमदेव के नाम से लिखते थे। इनकी प्रथम कहानी सिन्हा साहब थी जो 1929 में गल्पमाला में छपी थी। इसके अलावा रामलीला, सजला, गल्पिका, गेंद और गोला राधा कृष्ण की प्रमुख कहानियां थी। एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये सब जो हमने लिखा है कहानियां थी, आगे कुछ मिलेंगे वो उपन्यास रहेंगे, वो नाटक रहेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कहानियां थी। इसके अलावा द्वारिका प्रसाद जो थे वो उन्होंने कहानियां जो लिखे थे बहुत सारे, वो झारखंड नामक पत्रिका में छपी थी। सबसे पहले द्वारिका प्रसाद की जो कहानियां थी वो झारखंड नामक पत्रिका में छपी थी। तो अब देखते हैं आगे। दुम्बी हो, एक रचना थी दुम्बी हो, चलो बादलों में छिप जाए। जो रचनाएं थी वो योगेंद्र नाथ सिन्हा की रचनाएं थी। किनकी रचना थी? योगेंद्र नाथ सिन्हा की। क्या क्या? दुम्बी हो और चलो बादलों में छिप जाएं। ऐसे तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी, लेकिन मुख्यतः जो परीक्षाओं में पूछता है जो सबसे प्रसिद्ध है यही दो है, दुम्बी हो और चलो बादलों में छिप जाएं। इसके बाद एक लेखक थे गोपाल दास मुंजाल। क्या नाम था इनका? गोपाल दास मुंजाल। इनका कहानी संग्रह जो था वो मोल श्री। क्या नाम था? मोल श्री। और एक किताब हिंदी के कहानीकार, बहुत चर्चित रचनाएं हैं, याद रखिएगा, झारखंड के एक चर्चित रचनाकार हैं, इनका नाम क्या है? गोपाल दास मुंजाल। इनकी कहानी संग्रह का क्या नाम था? मोल श्री। मोल श्री कहानी संग्रह के लेखक कौन थे? गोपाल दास मुंजाल। और प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी के कहानीकार, यानी कि झारखंड में किताब हिंदी के कहानीकार के लेखक कौन है? तो गोपाल दास मुंजाल। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात, प्रोफेसर शिवानंद प्रसाद। प्रोफेसर कौन थे? शिवानंद प्रसाद। इनके ये जो थे वो अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से रचनाएं लिखते थे। किसके नाम से? अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से। और ये बहुत पैना लिखते थे, तीखा लिखते थे, बहुत तीखा व्यंग, तीखा सवाल किया करते थे समाज पर, राजनीति पर, और क्या कहते हैं उन सारे सिस्टम पर जो तत्कालीन समय में चल रहे थे। तो ये क्या नाम था इनका? अल्बर्ट कृष्ण अली। और ये पैना लेखक थे। पैना मतलब कि लल्ला चौपो नहीं करते थे, किसी का खुश रखना, किसी को, इस सब से कोई मतलब नहीं था। जो चीज़ें एक लेखक के रूप में वो समझते थे और उन्होंने उसको तीखे रूपों में, व्यंग रूपों में, क्या कहते हैं, सवाल के रूपों में लिखा। इनकी एक दो प्रसिद्ध रचनाएं थी। पहली थी आदि अनादि इत्यादि। आप जब झारखंड के प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो उसमें जरूर ये वाला रहेगा, आदि अनादि इत्यादि।
कि लेखक कौन थे, अल्बर्ट कृष्ण अली, या परीक्षाओं में ये भी पूछ सकता है शिवानंद प्रसाद। इसके बाद एक था कार्तिक पुराण। कार्तिक पुराण भी इन्हीं की रचना थी। एक चीज़ और जो हमने देखा परीक्षाओं में ये था कि काशीनाथ पांडे, सुरेश सी भास्कर, अशोक प्रियदर्शी तीसरे पौधे के या तीसरे पीढ़ी के झारखंड में लेखक थे। किस पीढ़ी के थे, तीसरे पीढ़ी के। प्रथम पीढ़ी के कौन थे, बैजू बाबू। दूसरे पीढ़ी के कौन थे, राधा कृष्ण। तीसरी पीढ़ी के कौन है, हमने लिखा काशीनाथ पांडे, सुरेश सी भास्कर, अशोक प्रियदर्शी इत्यादि। अब देखिए एक चक्रधरपुर जगह, झारखंड में चक्रधरपुर जगह है, वहाँ के जो राजा थे उन्होंने कहा उपन्यास लिखा राजपूती शान। क्या लिखा, राजपूती शान। कब लिखा, 1906 में। हमने पहले ही बताया कि झारखंड में हिंदी साहित्य का जो विकास है 1900 के बाद बहुत तेजी से हुआ, और राजपूती शान जो थी 1906 में आई, और इसके रचनाकार थे रामचीज सिंह बल्लभ। रामचीज सिंह बल्लभ जो थे वो चक्रधरपुर के राजा थे, और उन्होंने किताब लिखा राजपूती शान, और ये झारखंड की प्रथम उपन्यास थी। क्या थी, झारखंड की प्रथम उपन्यास थी। और इनके अन्य रचना थी ललिता, उमा शंकर, जो था वो इन्हीं के रामचीज सिंह बल्लभ की अन्य रचनाएं थी। एक थे लेखक रामदीन पांडे। रामदीन पांडे जो थे वो मूलतः डाल्टनगंज के थे। कहाँ के थे, डाल्टनगंज से। वो जो थे सामाजिक समस्याओं पर कहानियाँ लिखा करते थे। कैसी समस्या पर, सामाजिक समस्या पर। समाज में जो समस्याएं थी, मूलभूत समस्याएं थी, उस पर कहानी लिखा करते थे, प्रेमचंद की तरह और शरचंद की तरह। और उनकी कुछ कहानी का हमने नाम लिख रखा है चलती पिटारी। क्या नाम था, चलती पिटारी। वासना, विद्यार्थी, इनकी प्रमुख रचनाएं थी। किनकी, रामदीन पांडे की। रामदीन पांडे मुख्यतः कहाँ के थे, डाल्टनगंज के थे। कहाँ के थे, डाल्टनगंज के थे। अब देखते हैं आगे, तो कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। एक उपन्यास था कंगाल की बेटी। क्या नाम था, कंगाल की बेटी। इसके थे लेखक हवलदारी रामगुप्त या हलधर। इनका पूरा नाम था हवलदारी रामगुप्त। कहीं पर हवलदार रामगुप्त भी मिलेगा, लेकिन ऐसे पूरा नाम इनका था हवलदारी रामगुप्त उर्फ हलधर। इसी नाम से लिखते थे, और इनकी प्रसिद्ध रचना थी कंगाल की बेटी। इसके अलावा आत्महंता, टूटती हुई जंजीरें इत्यादि जो लेखक थे, इसके थे सत्यनारायण शर्मा। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो हमने लिखा है इस समय में जो लिखा हुआ है सब उपन्यास। क्या है, उपन्यास। इसके बाद रूपांतरण, फुटपाथ, बोंगास इत्यादि जो रचना थी वो राधा कृष्ण की प्रसिद्ध रचनाएं थी। किनकी थी, राधा कृष्ण की। हमने बताया पहले कि राधा कृष्ण जो थे वो दूसरी पीढ़ी के, झारखंड में दूसरी पीढ़ी के रचनाकार थे। उस सत्यनारायण जो थे वो दूसरी पीढ़ी के रचनाकार थे। इसके बाद एक और लेखक थे डॉक्टर द्वारिका प्रसाद। ये जो थे एक मनोवैज्ञानिक लेखक थे। कैसे लेखक थे, मनोवैज्ञानिक लेखक थे। घेरे के बाहर, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं झारखंड में। आपको जेपीएससी और जेएसएससी में बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे मिलेंगे। घेरे के बाहर, स्वयं सेवक, अंकुश, इनकी प्रसिद्ध रचना थी। किनकी, द्वारिका प्रसाद की। द्वारिका प्रसाद जो थे वो क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के लेखक थे। झारखंड में उपन्यास का विकास मुख्यतः 1945 के बाद हुआ। अब कहिए कि 1945 से पहले नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा करके रचनाएं आने लगी, और साथ ही पुराने के साथ साथ नए पीढ़ी के जब लोग जुड़े तो उपन्यासों में निखार आया, और उसकी जो विधा थी, उसकी जो पहुंच थी वो बढ़ने लगी। अब कहिए कि काहे लिखे हैं, तो वो परीक्षाओं में पूछा गया कि झारखंड में उपन्यास की जो क्या कहते हैं, झारखंड में उपन्यास की जो लिखने का जो क्या कह सकते हैं दर है, या लिखने की जो स्थिति है, या उसका मुख्य रूप से विकास कब हुआ, तो 1945 के बाद हुआ। अब देखिए आधुनिक काल में एक साहित्यकार थे राजेंद्र कुमार, या इनका पूरा नाम था राजेंद्र, या कहीं कहीं राजेंद्र कुमार लिखते हैं, कहीं प्रसाद लिखते हैं। आप देखेंगे इनको, आप झारखंड विशेष की जब किताब पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको इनकी रचनाएं। बहुत सारी रचनाएं थी। इनका हमने 2 रचना लिया है। पहला है ग्लोबल गांव का देवता। क्या था, ग्लोबल गांव का देवता। और दूसरा गायब होता हुआ देश। इसमें गायब होता हुआ देश जो था वो मुंडा जनजाति के गाँव के ऊपर था। किसके ऊपर था, मुंडा जनजाति के गाँव के ऊपर। रचना का क्या नाम था, गायब होता हुआ देश। इसमें इन्होंने जो मुंडा जनजाति की जो समस्याएं हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, और इनके जो सारे सिस्टम, मतलब इन जनजातियों के जो सिस्टम पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर है, उस पर
इन्होंने रचना लिखी और उसका नाम था गायब होता हुआ देश। रचनाकार कौन थे? राजेंद्र। अब देखिए, ग्रह का फेर, क्या नाम है? ग्रह का फेर। ग्रह का फेर जो था 1913 में आया था और यह झारखंड का प्रथम नाटक था। क्या था? प्रथम नाटक। क्या नाम था? ग्रह का फेर। कब आया था? 1913 में। रचनाकार कौन थे? अखौरी साहब इसके रचना थे, अनंत सहाय अखौरी। ये बहुत बार आपने देखा होगा, सुना भी होगा, और परीक्षाओं में जब सेट बनाने जाएंगे तो ये मिलेगा। इसको एकदम ध्यान रखेंगे। इस तरह के जो सवाल आते हैं, इस तरह के जो प्रश्न आए तो कभी छोड़िए नहीं। ऐसे आप कितना भी याद करें, रचनाकार और लेखकों में कुछ न कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं, आदमी कितना ध्यान रखेगा। लेकिन हमने इसमें पूरी तरह से उन चीज़ों को समाहित किया है जो हमेशा सबसे ज़्यादा इन्हीं से पूछे जाते हैं। हालांकि मैं ये कोई क्या कह सकते हैं, स्पष्ट घोषणा नहीं कर रहा हूँ कि इसी में से पूछे। हमने एक अनुमान के आधार पर, या हमने कहिए गेस करके इस चीज़ों को लिखा है। ग्रह का फेर। ग्रह का फेर की रचना कौन थे? रचनाकार कौन थे? अनंत सहाय अखौरी, जो झारखंड की प्रथम नाटक मानी जाती है। इसके बाद भारत छोड़ो, बिगड़ी हुई बात इत्यादि जो नाटक था वो राधा कृष्ण की है। याद रखिए, नीचे जो है वो नाटक है। क्या है नीचे वाली सब? नाटक है, नाटक। अब उसके ऊपर क्या था? ये सब उपन्यास है। भारत छोड़ो, क्या चीज? भारत छोड़ो, बिगड़ी हुई बात इत्यादि जो नाटक थे वो राधा कृष्ण के थे। हमने कविता में भी राधा कृष्ण का नाम सुना, कहानी संग्रह में भी राधा कृष्ण का नाम सुना, उपन्यास में भी राधा कृष्ण का नाम सुना, और नाटक में भी राधा कृष्ण का नाम सुना। राधा कृष्ण जो थे वो झारखंड के सबसे बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। हमने शुरू में ही बताया कि प्रेमचंद भी उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा किया करते थे। सृष्टि की सांझ, ध्यान रखिएगा, सृष्टि की सांझ नामक रचना जो था वो डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार ने प्रकाशित की। इसमें इन्होंने रेडियो इत्यादि से संबंधित जो नाटक होते हैं ये इसमें संग्रहित किया और इसको फिर प्रकाशन में लाया। क्या लाया? सृष्टि की सांझ के नाम से संग्रह था, ये याद रखिएगा, संग्रह था। किसकी थी ये? डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार की। तो ये था हमारा झारखंड विशेष में हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ ऐसी बातें जो बहुधा प्रश्न जिनसे बहुधा प्रश्न परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। हमें घोषणा नहीं कर रहे हैं कि इसी से पूछी जाएगी, पूछी जाती है। हमने उनको एक सार संक्षेप में रख के एक वीडियो बनाई है जिसे आप चलते फिरते कभी भी खाली समय में देख सकते हैं। यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए और चाहिए ही चाहिए तो आप यहाँ की जो किताबें आती हैं, यहाँ की जो क्या कह सकते हैं मानक पुस्तकें आती हैं, उनको आप पढ़ें, उनको आप समझें, तब भली भांति चीज़ें समझ में आएंगी। जब भी समय मिले हम लोग जैसे का वीडियो देखें और आनंद उठाएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।